हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और सॉरी, ये वीडियो ज़रा लेट आया है क्योंकि इससे 5 दिन पहले हम 21 नंबर का वीडियो अपलोड किए थे। तो ये सीरीज़ बेसिकली है क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ है, जनरल स्टडीज़ का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटी है ये सब कवर किया गया है। और इसमें जो है ये 38 बीपीएससी से लेके 68 बीपीएससी तक का क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है, जितना भी अभी तक पूछा गया है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का। तो ये आने वाले जितना भी एग्ज़ाम है आपका, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, जो भी एग्ज़ाम है सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। और जो अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो ज़रूर देखिए इसको। जो लोग नहीं देखें वो सारे वीडियो अपलोडेड है, एक प्ले लिस्ट बनाया गया है जिसमें 20 या 21 वीडियो अपलोड है। तो जो लोग नहीं देखें ज़रूर जाकर देखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन है। तो देखिए, ग्रैंड कैनियन एक क्या है, खड्ड है। खड्ड मतलब होता क्या है, जिसको गॉर्ज कहा जाता है। गॉर्ज कहा जाता है जब पर्वत को ऐसे, अगर पर्वत काट दिया गया है, बीच से नदी ऐसे बह रही तो इसको गॉर्ज कहा जाता है। तो ग्रैंड कैनियन क्या है, एक खड्ड है जिसको गॉर्ज कहा जाता है। ये है कहाँ पे, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोन प्रांत में कोलोराडो नदी के पास स्थित है ये। ठीक है, उसके बाद है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, देश में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, दिया हुआ गंगा डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसी को कहा जाता है विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है। देखिए, फिजी द्वीप कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो ये टोगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में यह जो है एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे स्थित है। और फिजी का राजधानी जो है सुबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग स्वेज नहर का, तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है, तो स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर को। लाल सागर से जो नहर जोड़ती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्वेज नहर। तो सही आंसर इसका ए हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, स्वेज कैनल या स्वेज नहर बोला जाता है इसको। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व का सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई जो नापा गया तो 193.3 किलोमीटर की थी। भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ने वाला स्वेज नहर जो है एक कृत्रिम नहर है, मतलब मानव द्वारा ये निर्मित किया गया है। यह है इसका कि अब यहाँ पे देखिए 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिण सिरे पर स्वेज बंदरगाह और स्वेज पोर्ट भी कहा जाता है, और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद है। ये पोर्ट सईद नाम के बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच जो दूरी है काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसमें बनने से पूर्व, जैसे कि आपको हम बताया, ये नहर क्या है, कृत्रिम नहर है। तो इसके बनने से पूर्व यूरोप और एशिया महादेश का जो दूरी था बहुत पूरा जो है, ये आप पता होगा, ये अफ्रीका कंटिनेंट है। ये अफ्रीका कंटिनेंट को ऐसे क्रॉस करके एशिया आना होता था, लेकिन अब क्या होता है, ऐसे यहाँ से एंट्री हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। इसमें कहना है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा कैनल जो है वो किस किस को जोड़ती है, तो पनामा कैनल प्रशांत महासागर और अर्ध महासागर को जोड़ने वाली जो कैनल है या नहर है उसका नाम है पनामा नहर। और ये पनामा नहर पनामा कंट्री के पास ही स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि पनामा कैनल मध्य अमेरिका में पनामा के जो स्थल मंडल है उसके मध्य जो है काट कर बनाई गई एक प्रमुख जहाज आवाजाही के लिए एक नहर बनाया गया। यह अटलांटिक महासागर और अर्ध महासागर जिसको कहा जाता है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित जो एक शहर है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे सैन फ्रांसिस्को, और पूर्वी तट पे जो स्थित है न्यूयॉर्क, जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगा के लगभग 22,500 किलोमीटर चक्कर लगाकर आना पड़ता था। किंतु इस पनामा कैनल के बन जाने के पश्चात इस न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की जो दूरी है घट के ओनली 9,500 किलोमीटर ही रह गई। वर्तमान में इस नहर पर जो मालिकाना हक है वो किसका है, पनामा देश का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। इसमें कहा जा रहा मलाइका जल संधि या संयोजक को आने जाने की सुविधा है। तो देखिए कहाँ मलाइका जल संधि से कहाँ आते जाते हैं हम लोग, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक अगर जाना है तो आपको मलाइका स्ट्रेट या मलाइका जल संधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो सही आंसर इसका ए है। मलाइका जल संधि या स्टेट ऑफ मलाइका जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट स्टेट ऑफ मलाइका या मलाइका जल संधि किस किस को जोड़ती है या किस किस को अलग करती है। तो ये इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप, उसको मलेशिया से अलग करती है। और यह है कहाँ पे, हिंद महासागर, और हिंद महासागर में है, और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम जो करती है इंडोनेशिया के पास है बेसिकली स्टेट ऑफ मलाइका। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा यहाँ से मिलती है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन का, तब हम लोग को सही में समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों ई दिया है आंसर। तो यहाँ पे देखिए सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्ट जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से आपको बन गया, अगर पूछ दिया जाए सुंडा ट्रेंच कहाँ पे स्थित है तो सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह से लेके सुमात्रा एवं जावा के द्वीपों तक समांतर है। तो देखिए आंसर ये भी हो गया, सी भी हो गया। तो इसका सही आंसर ये हो गया क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए और सी दोनों सही है। सुंदर ट्रेंच जो है वो समांतर है जावा और सुमात्रा ट्रेंच दोनों के। जा रहा 58 नंबर। ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है, अंटार्कटिक की वायुमंडलीय स्थिति नहीं, उसके बाद शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज नहीं। देखिए ओजोन परत है क्या, ओजोन परत हमारे जो वायुमंडल के एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पे ये अवस्थित है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं और क्या है ऑप्शन दिया हुआ। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की नीचे परत है। नहीं, पृथ्वी से तो नीचे नहीं है ये। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल परत पर, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर डी हो गया। अब देखिए ओजोन के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे ताकि समझ में आए आखिर है क्या। ओजोन परत या जिसको ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं वो समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। देखिए यहाँ पे अलग अलग थोड़ा दूरी दिया रहता है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूँ तो ओजोन की उपस्थिति जो है 15 किलोमीटर से नीचे तथा 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यधिक निम्न होता है, अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 1500 से लेकर 3500 किलोमीटर ऊंचाई पर की होती है। ठीक है, उसका विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भी ऐसी व्याख्या प्रस्तुत किया है कि यह परत जो है मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली जितने भी परावैंगनिक किरण है जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं उसको अवशोषित करके फिल्टर करके जो है सूर्य का किरण हमारे पृथ्वी पर आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, लोगों में स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर का खतरा बना रहता। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो अभी हम लोग बात किए थे तो 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है काहिरा का समय ग्रीनविच के 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो यह स्थित है 30 घंटा पूर्वी देशांतर पे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते तब सही से समझ में आएगा। देखिए तो बात हो गया काहिरा का। काहिरा कहाँ पे है, ये मिस्र में है। ठीक है, जो कि 30 डिग्री 3 मिनट से लेके नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट पे ये फैला हुआ है। इसकी स्थिति ये है, चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री जो देशांतर बात करते हैं हम लोग वहाँ से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति जो है 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास है। समझ में आ रही बात। देखिए मान लीजिए अगर ये अर्थ है, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है और यहाँ पे काहिरा है मिस्र वाला, तो यहाँ से 2 घंटा की दूरी पर ये है, क्योंकि ये 0 है तो ये कितना स्थिति होगा, 30 डिग्री का स्थिति होगा ये। ठीक है, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो 30 × 30 × 4 = 120 यानी 2 घंटा, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट का समय लगेगा और पूरे 2 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है। तो देखिए दक्षिण गोलार्ध है कौन, अगर ये हम अर्थ है और यहाँ से इक्वेटर वाला लाइन है
तो ये कौन सा हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ये कौन सा हो गया सॉर्दर्न हेमीस्फीयर। सॉर्दर्न हेमीस्फीयर हो गया ये हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। तो इसमें पूछा जा रहा है दक्षिण गोलार्ध में, मतलब ये सॉर्दर्न हेमीस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन होता है। तो देखिए सबसे बड़ा दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता है जो 22 दिसंबर का टाइम होता है वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में सबसे बड़ा दिन का और सबसे छोटा रात का समय होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिन इसमें पर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सॉरी दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा 22 दिसंबर को होगा, और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होगा उस कहाँ कब होगा 22 दिसंबर को होगा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग तब समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में मतलब का यहाँ की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में जो विंटर सोल्स्टिक है अर्थात 21 दिसंबर 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 21 और 22 दिसंबर जो होता है वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ये कहाँ की बात हो रही है, ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की बात हो रही है। और समर सोल्स्टिक में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 22 या 21 जून को सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन होता है, और इसी दिन हम लोग योगा दिवस मनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसके उल्टा हो जाता है 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन का समय होता है, ठीक है। आप लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे। ये नंबर 62 दिया हुआ महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो महाद्वीप जो है विवर्तनिक क्रिया से जो है ये क्या हुआ अलग हुआ एक दूसरे से। आप लोग को पता है पहले जो हमारे महाद्वीप थे पहले एक ही पृथ्वी था ऐसे करके, इस पे क्या हुआ था कि क्रैक आया जिसको पेंगिया कहते हैं, और ये जो प्लेट ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव किया और ये प्लेट जो है साउथ की तरफ मूव किया। तो वो अलग बात अलग हिस्ट्री है उसका, तो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें 62 का सही बी आंसर है सही। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेट विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया से फलस्वरूप गतिशील है, मतलब आपको पता होगा ये मूव कर रहा है अर्थ, ठीक है, गतिशील है, प्रवाह होती है। इस प्रकार ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप एवं महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ क्या करते हैं स्थानांतरित करते गए, और जो अभी जो रूप देख रहे जो अभी वर्तमान में है उस तरह से फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें कहा जा रहा है वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल का जो है ये परिणाम है। सही आंसर इसका हो गया 63 का सी। इसमें कहा जा रहा है पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल जिसको क्षैतिज संचालन भी कहा जाता है, इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करता है। एक है संपीड़न बल और दूसरा है तनाव बल। संपीड़न बल एवं तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टान की परतें क्या होती है मुड़ जाती है, ऊपर उठे भाग को अपनति और धसे हुए भाग को अभिनत कहते हैं। इसी मोड़ को क्या कहा जाता है वलन कहा जाता है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा ऐसा पर्वत श्रृंखला है जो कि यूरोप में है। तो देखिए एंडीज कहाँ पे है, एंडीज आप लोग को पता होगा दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी कहाँ है उत्तरी अमेरिका में। हिमालय कहाँ है एशिया में है। लेकिन पूछ कहाँ का रहा है, ये पूछ रहा है यूरोप का। तो यूरोप का पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है अल्प्स। यहाँ पे दिया है अल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्तीय यूरोप में स्थित है, मतलब यूरोप के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार जो मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है। इसका सर्वोच्च बिंदु की अगर बात करें तो माउंट ब्लैंक जो है सर्वोच्च या हाईएस्ट पॉइंट है माउंट अल्प्स का, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। अल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि अल्प्स पर्वत एक कैसा पर्वत है, तो आपको मारना है नवीन मोड़दार पर्वत है ये, ठीक है। तो 64 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है। तो टकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये है चीन में। सही आंसर हो गया इसका बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टकलामाकन मरुस्थल एशिया के जियांग यूबर स्वतंत्र देश चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार में ये अवस्थित है। तो सही आंसर इसका हो गया चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है। तो ग्रेट मरुस्थलीय जो अवस्थित है इसका लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कहाँ पे है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेशन देख लेते हैं हम लोग। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार जो है लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है। यानी मृत सागर के साथ अपना सीमा साझा कौन सा देश नहीं करता है, तो वो नहीं करता है लेबनान, ठीक है। चलिए और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं।
तो जो विकल्प हम दिया हुआ है इसमें लेबनान जो है मृत सागर के साथ भूमि से अपना सीमा साझा नहीं करता है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार की आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीनी का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये नाम है पंपास। सही आंसर हो गया इसका बी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ठीक है। इस घास के मैदान का विस्तार जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिण भागों में है। ठीक है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान के पेरी, ठीक है, पेरी उत्तर अमेरिका तथा डॉन्स के घास को मैदान को ऑस्ट्रेलिया के घास को मैदान को डॉन्स ये जो कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो देखिए सिडनी जो है ये राजधानी नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये विलिंगटन भी राजधानी है, कैनबरा भी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया का, विलिंगटन न्यूजीलैंड का है, रियाद सऊदी अरब का है। ये सिडनी एक सिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। इसमें कहा रहा है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है। 90 ईस्ट रीज, 90 डिग्री ईस्ट रीज जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो इसका मुख्य स्रोत है क्या है? भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में क्या है? प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 72 कहा जा रहा है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो अरब सागर का जो खारापन है वो कितना है? 35 ppt। ये एकदम याद रख लीजिएगा आप लोग, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए हिंद महासागर जो 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य पे जो बसा हुआ है उसका अगर खारापन या लवणता की अगर बात करें तो 35.14% जो है लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, अतः विकल्प 1 जो है सही है, सॉरी वो 35 ppt सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। निम्नलिखित सागरों में किसके औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ये है मृत सागर का। इसका अगर हम लोग बात करें 73 का प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्प में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता जो है 238% पाई जाती है। तुर्की के लेकवन झील है उसमें 330% लवणता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लवणता पाया जाता है तुर्की के लेकवन झील में। ठीक है। और ग्रेट साल यूएसए में अगर बात करें तो ये 220% लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो अमेजॉन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। अमेजॉन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी अफवाह क्षेत्र है और क्षेत्र की दृष्टि से संसार में सबसे बड़ी है। मतलब वॉल्यूम वाइज अगर कितना पानी हटे, सब दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नाइल या नील कहा जाता है। तो ये लेंथ में है। अगर वॉल्यूम में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा पानी का बहाव किस नदी में जाता है तो कौन सा नदी होगा? अमेजॉन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। इसका वो मिलान करना है। निम्नलिखित नदी और उनके शहरों का मेल बताइए। तो एक तरफ शहर दिया है, दूसरे तरफ नदी दिया है। तो यहाँ पे हम आपको आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर जो है सी है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सबसे अच्छे से पता चलेगा। तो इसमें कहा कि रोटरडैम नदी, मतलब रोटरडैम शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है राइन नदी के किनारे। ठीक है। पेरिस है, ये किसके किनारे है? तो ये सीन नदी के किनारे है। बुदापेस्ट है, ये है डेन्यूब रिवर के पास है। फिर वाशिंगटन है तो ये पोटामैक रिवर के पास है। ये सही क्रम है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब सही से समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन, ये शहर है, ये नदी है। रोटरडैम की बात करें तो राइन नदी के किनारे, पेरिस की बात करें तो सेन नदी के किनारे, बुदापेस्ट की बात करें तो डनूबे, और वाशिंगटन की बात करें तो ये पोटामैक रिवर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें कहा जा रहा है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये क्या कौन सा है? ये है बाब अल मंदेब। ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाला संधि है वो बाब अल मंदेब की जल की संधि है। ठीक है। और देखिए उसके अलावा भी कुछ है, जैसे हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हरमुज जल संधि किसको? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और बोस्फोरस जल संधि जो है ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। मलाइका जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है।
तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा सुमेलित करिए, ठीक है। ये अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यंत सूखा, तो ये जो है, और यहाँ देश दिया है चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है। तो सी का क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद क्या है, चिली जो है, चिली है, अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक में क्या होता है, अत्यधिक ठंड होता है। सहारा डिजर्ट क्या होता है, अत्यधिक गर्म डिजर्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन से हम लोग देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अत्यधिक गर्म कौन सा है, तो ये सहारा मरुस्थल है, ठीक है। अत्यधिक ठंडा कौन सा है, तो ये है अंटार्कटिक है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होता है, ये चेरापूंजी जो कि इंडिया में है। अत्यधिक सूखा कहाँ पे है, ये चिली में है। और यहीं पे है कौन सा, एक आटाकामा डिजर्ट है जो सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कोशिका, जिसको कैपिलरी कहा जाता है, सबसे अत्यधिक प्रभावशाली होती है, तो ये है चिकनी मिट्टी में। सही आंसर हो गया इसका ए। कोशिका क्रिया जो है चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये है चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो ये कौन है, सोना का खनन होता है, ठीक है। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है जिसका नाम है कुलगार्डी। इसमें सोना के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच जो है एक माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। बात करें तो इस क्षेत्र में सोने का खोज जो है 1892 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन है 81 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था, तो ये किया गया था चीन में। तो देखिए थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, उसके डेटा के अनुसार है, तो चीन में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो वो है भारत, ठीक है। तो देखिए कुछ डेटा दिया हो, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्युमिनियम की उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश कौन सा है, चीन है, रसिया है, भारत है और कनाडा है, उसके बाद यूएई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो ये है वेनेजुला में। सही आंसर हो गया डी। कोयले के सामान्य प्रकार है, तो देखिए बिटुमिनस समान प्रकार है, तो देखिए बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट भी है, ठीक है। समान प्रकार जो समान उपयोग में हम लोग लाते हैं वो कौन सा है, बिटुमिनस है। तो बिटुमिनस हो गया समान प्रकार का कोयला, लेकिन एंथ्रासाइट जो हो गया सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला हो गया। नंबर 85 कहा जा रहा ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर दिया हुआ है ए, ठीक है। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये है लंदन। सही आंसर हो गया सी, लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अत्यधिक ठंडा होती है क्योंकि विकिरण के कारण। सही आंसर हो गया बी इसका जो 87 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मेघीय रात में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। ये बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रात की अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। इसके अतिरिक्त साफ रात में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण जो है वो आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंड महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, तो ये होता है, इसका सही आंसर 1, 2, 3 तीनों है। तो पहला है इसका क्या, साफ आकाश से, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो सही आंसर हो गया सी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है, इसमें सही बस चुनना है। तो देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा नहीं, भूमध्य क्षेत्रीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा, ठीक है, तो ये सही है, बी सही है। मानसूनी क्षेत्र, साल भारी वर्षा नहीं, उसका मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा नहीं, इस सब गलत है, एक ही सही है जो कि 89 का क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो ये जो डी देख रहे हैं पंपास, ये नहीं है, बाकी मध्य चिली में है, केपटाउन में है, एडिलेड में है। इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि
तो देखिए वैसे खास है नहीं इसमें, खाली देख लीजिए क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो ये पम्पास में नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी है, बाकी हर जगह है। क्वेश्चन नंबर 91 कहा जा रहा है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कॉन्गो बेसिन में। इसका जो दिया हुआ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। पिग्मी ट्राइब का नाम है, ठीक है, विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई है, मतलब ये लोग जो है पेड़ पौधे पर रहते हैं या झोपड़ियों में होता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, मंगुलस कहा जाता है। तो देखिए वही है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, पिग्मीज निवासी है तो अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में। सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमोस निवासी है, तो एस्किमोस कहाँ के निवासी है, तो ये निवासी है कनाडा के। ठीक है, कनाडा, और वहीं पे ग्रीनलैंड है, वहाँ पे एस्किमोस नाम के जो ट्राइब निवास करती है। सही आंसर हो गया ए। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एस्किमोस उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का वाला रीजन में, कनाडा वाला रीजन में, ग्रीनलैंड वाला रीजन में और उत्तरी रसिया में ये जो है जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन कहा जा रहा है एस्पेरांटो क्या है। एस्पेरांटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, जिसको बोला जाता है एस्पेरांटो। तो सही आंसर हो गया डी। इसका जो आविष्कार किया था इस भाषा का, तो वो जो है एस्पेरांटो भाषा का, वो थे एल जेम्स हॉफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो है चीन। सही आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, तो वो पैदा किया जाता है चीन में। सही आंसर हो गया इसका सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बत के क्षेत्र में, ये जो है चीरू नाम सुने होंगे, ये चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू जो है एक भेड़ के प्रजाति है। ठीक है, चीरू का मूल निवास जो है चीनी के तिब्बत क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 97 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो ये देश है ईरान। ठीक है, सही आंसर हो गया डी। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान जो है सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, यहाँ जो जम्मू तथा पामपुर जगह है, वहाँ पे प्रमुख केसर का उत्पादन का ये क्षेत्र है। केसर को लाल सोना, रेड गोल्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, तो ये है चीन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रश्न काल में, मतलब 1995 का क्वेश्चन है ये, तो ये हमको नहीं लगता पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटा तो चेंज होते रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPSC 2018 में पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये है सऊदी अरब। सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो ये देश है कजाकिस्तान। सही आंसर हो गया इसका ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश जो है ये कजाकिस्तान है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया एवं नाम्बिया है। जा रहा है टीन मिलता है, ये प्लेसर निक्षेपों से में मिलता है टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है विश्व में प्राप्त होने वाले टीन की 80% मात्रा प्लेसर निपेक्स जो जिसको कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। रिवर बेड का मतलब होता है जैसे ऊपर से पानी चला गया और नीचे में जो कंकड़ पत्थर बैठ जाते हैं उसको रिवर बेड कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। अधिकांश प्लेसर निक्षेपण जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में फैला है। वर्ष 2020 में इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष 3 उत्पादक देश है चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, ठीक है, एवं पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 102 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, मतलब नुकसान ना हो मृदा उससे सुरक्षित किया जाता है। तो सही आंसर हो गया डी। डेफिनेशन दिया हुआ है कि सॉइल कंजर्वेशन का अर्थ है केवल अपरदनों को नियंत्रित करना ही नहीं बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरकता को बनाए रखने का भी होता है। समानता अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अतः सही विकल्प जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरा रोसा का
प्रारूपिक विकास उस भूमि भाग में होता है जिसमें क्या हो, चूना पत्थर होता है। तो सही आंसर हो गया इसका ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो वो कौन सा, विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा कौन सा है, ये अर्थ हो गया, तो ये भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास जो है वही कहा जाता है विषुवत रेखा। तो यहाँ पे पृथ्वी पर घने वन जो डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है विषुवत रेखा पर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर रहता है इस रीजन में। वर्षा भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वनों का जो व्यापक विस्तार पाया जाता है। इसमें अमेजोन बेसिन है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, कॉन्गो बेसिन जो कि अफ्रीका में है, दक्षिण पूर्व एशियाई के द्वीपों के समूह में ये प्रमुख वन यहाँ पे पाए जाते हैं। नंबर 105 है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो वो है कनाडा। सही आंसर हो गया कनाडा। नंबर 107 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है, तो ये है कैनबरा। ठीक है, ये पतन नगर नहीं है, बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क एंड लंदन जो है ये पतन नगर है। कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, इसको छोड़कर सभी जो है ये क्या है, पतन नगर है। टोक्यो जापान की राजधानी, वो होंशु द्वीप पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टोक्यो की राजधानी जो जापान है वो कौन से द्वीप पर है, तो ये है होंशु द्वीप पर। जापान में 4 द्वीप जो है बड़े बड़े हैं। ठीक है, फिर बात आता है न्यूयॉर्क का। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जो है, जो कि हडसन नदी के तट पर स्थित है। और तीसरा है लंदन जो कि थेम्स नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे बंदरगाह तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो ये सेंटोस है। ठीक है, ये ब्राज़ील का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है, तो ये उपयुक्त में से सभी से, जीवीय घटकों से, भू आकृति घटक से, अजैविक घटक से। तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, इसमें कहा जा रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी से। ठीक है, सही आंसर हो गया 110 का बी। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। हम लोग 130 तक है। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर चुके हैं। कल से जो होगा वो भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो कल से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग नया है वो प्ले लिस्ट में देख लीजिए, सारे एक वीडियो हमने अपलोड किया है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जो कि 38 BPSC से लेकर 68 BPSC का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का कवर किए हैं, पॉलिटी का कवर किए हैं, फिर ये ज्योग्राफी का चल रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक भारत के भूगोल लेकर अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।